अच्छा। आपका सवाल वैलिड है, आप इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, आप बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई के ई वाले, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, देखें एक बात सुने काशान बड़े ध्यान से यार, जब ये जो कोचिंग के मालिक हैं एजाज साहब, जब ये बच्चों की फीस डिसाइड करते हैं, आपने अगर आप लोगों को याद हो, आप यूपी मोड़ पे अगर घूमते फिरते हो ज्यादा, तो आपको याद होगा कि यूपी मोड़ से उतरते ही जो सबसे पहला उल्टे हाथ पे कोचिंग पड़ता है, जो नया बना था, जिसका नाम है सर अनीस हुसैन शायद। यस सर, अभी आपको अभी पता नया है, खुला है। आपको पता है, नहीं अब नया खुले हुए भी उसको काफी टाइम हो गया, आपको पता है उन्होंने हर कमरे में एसी लगाए हुए थे, तो क्या वो अपने एसी नहीं की पता। कॉस्ट खुद बेयर करेंगे? सोचो, उन्होंने अपनी फीस इतनी रखी थी कि उस फीस में उनके वो एसी का खर्चा भी कवर हो जाए, उनके टीचर्स की सैलरी भी निकल जाए, उनके वहाँ रिसेप्शन पे बैठे स्टाफ की सैलरी भी निकल जाए, उस जगह का किराया भी निकल जाए, और उसके बाद उन्हें पैसे भी बच जाएं। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकती। और केई जो है वो मर्चेंडाइज नहीं बनाता, और ना वो हमें कुछ इस तरह से करके देता है। वो बेसिकली, अब अगर तुम ये सोच रहे हो ना केई बिजली बना के देता है, तो तुम गलत सोच रहे हो, केई बिजली नहीं बनाता, केई सर इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर है। कराची इलेक्ट्रिक बेसिकली इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर है। जो बिजली बनाने वाले इदारे हैं ना, वो पैपको है, बिजली बनाने वाली एक अलग है, समझ लो। जैसे अब ये बताओ, अपना क्या कहते हैं, पीएसओ के पंप से जाके पेट्रोल खरीदते हो ना? अबे काशान है हमारे साथ, ये चला यस गया। सर। हाँ, पीएसओ के हूँ। पंप से जाके पेट्रोल खरीदते हो। अब अगर तुम चाहो तो पीएसओ का पेट्रोल पंप खोल लो, तो क्या तुम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो? तुम पेट्रोल जमीन से सर निकाल के बेच रहे हो? बात तो यही है कि हम नहीं चाह सकते ना कि इलेक्ट्रिक से वाइस इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कराची में सिर्फ यही बिजली सप्लाई करें, चाहे जितनी भी महंगी क्यों ना हो। एक मिनट, दोबारा जोर से बोलो, क्या बोलूं? दोबारा बोलो जो सर बोल। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि कुछ भी हो जाए कि अब हम ही बिजली सप्लाई करेंगे। अगर पीएसओ पंप के अलावा हम खुद खोलना चाहे तो हम खोल सकते हैं, पर के इलेक्ट्रिक वाले वजह से हम बिजली खुद सप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए वो सर, अब देखे ना, मैंने अपने बिल में पढ़ा हुआ कि वो यूनिट जो चेक करने आते हैं उनका भी सर वो बिल हमारे पर फेंक रहे हैं। अरे नहीं मेरे भाई, मैं यही तुम्हें समझा रहा हूँ, सुनो। सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं है, ये हर जगह ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में, अगर मैं सिर्फ सिंध की बात करता हूँ, तो केई बिजली बनाता है, सिर्फ केई बिजली देता है आगे लोगों को? ओ भाई, ये अपना एंग्रो पावर के नाम से एंग्रो पावर जनरेशन भी चल रहा है, कपाल वालों का भी चल रहा है, बहुत सारे पावर जनरेशन के इदारे काम कर रहे हैं, और वो लोग बिजली बेसिकली केई को देकर, पैपको को देकर, उसके जरिए केई को देकर वो आगे प्रोवाइड करते हैं, और वो उससे पैसे लेते हैं इस बात के। बिजली प्रोड्यूस करने वाले इदारे अलग हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूमर से उनका ताल्लुक नहीं है। और मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली, ये अब तुम इसको केई के ऊपर ही क्यों रखना चाह रहे हो? तुम इसको किसी मोबाइल कंपनी के ऊपर रख के सोच लो। जब तुम मोबाइल कंपनी के आउटलेट जाते हो, तो वहां जो शख्स तुम्हें सिम दे रहा होता है, जो तुम्हें बताता है कि आपके मोबाइल में एमएमएस की सेटिंग कैसे होगी, आपके मोबाइल में डेटा कनेक्शन कैसे चलेगा, अगर आपके मोबाइल में आपको सेटिंग नहीं आ रही है, आपने नया जदीद सेट खरीदा है, तो आप जाके उससे सेटिंग कराएंगे, तो भाई उन लोगों की तनख्वाहें भी तो आप ही दे रहे होते हो उस सिम के पैसों में। यस सर। तो ये है असल बात। और वहां पे केई के अंदर भी ऐसा ही है, आप ही बेयर कर रहे हो। आप यही तो कह रहे हो ना कि मैं, मेरे घर जो मीटर रीडिंग लेने आ रहा है उसका खर्चा मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं कर रहे? आप ही बर्दाश्त कर रहे हो। कंफ्यूज है तू अभी भी? ओके सर। मुझे लग रहा है कंफ्यूज है भाई। किस बात पे कंफ्यूज है बता दे, जब बहस छेड़ दी है सर तो। बिल ज्यादा हुआ है सर। अच्छा, तो इसमें सर इमरान का क्या कसूर है, ये बता, बिल ज्यादा आ रहा है? नहीं मतलब मैं वो उस चीज को तो समझना चाहता हूँ कि बिल के पीछे जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखा हुआ था ना सर, बिलिंग स्टेटमेंट, हाँ, तो सर उसमें कुछ नाजायज तरीके से भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग डाला है, हालांकि रेगुलर बिल कंटिन्यू पे हुआ हुआ है। असल में वो मैं मतलब तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है कि किस तरह ये, मतलब क्या कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा सा ना मैंने कहा था इजाफी बात भी है। वो तुम मुझे अलग से अपना बिजली का बिल भेज देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ये ओके सर। असल में उसमें ना ये होता ही है कि पिछले महीनों में जो फ्यूल की बिल्कुल, और हमने लिख के भेज दिया वो जो मैं बोलने वाला था। यार पता है क्या असल में हो ये रहा है कि ये लोग ना फ्यूल एडजस्टमेंट करते हैं अब। मिसाल के तौर पे, पिछले 3 महीने पहले तुम्हारा कोई बिल आया था, तो उसकी फ्यूल प्राइस जो है वो उस वक्त उन्होंने पुरानी फ्यूल प्राइस के ऊपर एडजस्ट करके भेज दी थी। अब 3 महीने के बाद उन्हें पता चला कि उस महीने फ्यूल प्राइस ये थी एक्चुअल,
तो अब वो क्या करेंगे, वो 3 महीने पुरानी फ्यूल एडजस्टमेंट इस महीने करेंगे। तो अगर तुम देखो तो वहाँ फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे पिछले पुराने महीनों के यूनिट, जितने यूनिट का बिल आया था वो, और मल्टीप्लाई बाय 0.5 या मल्टीप्लाई बाय 1.2, इस तरह की एडजस्टमेंट हो रही होती हैं। तो ये कभी ये पॉजिटिव ओके भी सर, सर मैं आपको पर्सनल में कर दूंगा। हाँ कर देना। तो ये पॉजिटिव भी आगे होती है, बढ़ते हैं। नेगेटिव भी। लेकिन एक बात समझा दूं मैं तुम्हें अदब से, कि भाई कभी भी तुम्हारे बिल में ये लिखा नहीं आएगा कि मीटर रीडिंग लेने वाला आया था तो उसके पैसे भी हमने शामिल किए हैं। नहीं, वो यूनिट कॉस्ट के अंदर शामिल होते हैं। वो जो एक, अगर 100 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो 1 यूनिट इतने का होगा, अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो 1 यूनिट इतने का होगा, वो उसके अंदर शामिल है। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे यस। कोचिंग में तो इतने रुपए फीस होगी, 2 पढ़ोगे तो इतनी होगी, 5 पढ़ोगे तो इतनी होगी। तो वो सर एजाज ने ये सब चीजें देखते हुए रखा होता है कि बच्चा अगर एक पढ़ेगा तो हम उससे ज्यादा पैसे लेंगे, और अगर वो ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ेगा तो हम कम पैसे ले लेंगे, क्योंकि आप उसके ज्यादा पैसे हमें प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करने में मदद देंगे। बस आसान लफ्जों में है ये बात। सही है। अच्छा जी, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बिजली का मामला छेड़ दिया था मेरे भाई ने, 15 मिनट की बात हुई थी, देख तूने 10 मिनट इसी में मुका दिए। काम की बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम प्यारे बच्चे ये समझ चुके हैं कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन भी एक से जायद तरीकों से हो। बोला ही नहीं किसी ने, सकती है, एक से जायद तरीकों से हो सकती है। तो बस अगर एक से जायद तरीकों से हो सकती है तो देखो, एक क्लासिफिकेशन ये लिखी है। अच्छा, ये भी कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, याद रखना। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये एक क्लासिफिकेशन है। पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट, ये भी एक क्लासिफिकेशन है, दो हो गई। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। बस। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। और वो है, असल में वो इस तरह से हमने डायरेक्ट लिखी भी नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और अगर आप यहाँ देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है। तो बस मेरा ख्याल है अब मैं आपको समझाऊं जल्दी से और फिर खत्म करूँ। अब सा स्क्रीन खराब हो गई। यस सर, अच्छा मतलब कोई वर्ड दिख नहीं रहा, अजीब सा हो गया है। अच्छा, तो आप अपने पास रीज्वाइन कर लो, ऐसा करो, रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो क्लास अच्छा को। सर, करती हूँ। ओके सर, करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब मैं आपको कॉस्ट की क्लासिफिकेशन दिखाता हूँ। ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। सही है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। और ये तीनों एलिमेंट पे ये वाला कलर कर दिया। अब मैं कहता हूँ कॉस्ट की, ये कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस, ये भी कॉस्ट है। हाँ, एक्सपेंसेस से मुराद खर्चे, फैक्ट्री में होने वाले खर्चे। सही है, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा और खर्चे। खर्चे से मुराद फैक्ट्री का रेंट एक्सपेंस, फैक्ट्री के अपना क्या कहते हैं, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सही है, फैक्ट्री में रिपेयर एक्सपेंस, इस तरह के तमाम खर्चे एक्सपेंस में चलेगा। अब एक और कॉस्ट की क्लासिफिकेशन देखो, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और वो है नंबर 1 डायरेक्ट कॉस्ट एंड नंबर 2 15 मिनट हो गए, लोग जाना शुरू होगा खुद ही। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होता है, 18 लोग रह गए माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दो, लोगों की तबीयतें खराब हो जाती हैं भाई, समझ में नहीं, ऐसा लगता है सर इमरान अपने घर के मामला डिस्कस कर रहे हैं इस कॉम से। 3 मिनट है अभी, चलो ओके, 3 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह काम। कॉस्ट की एक और क्लासिफिकेशन है, इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट।
मतलब क्या है सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट को देखकर बआसानी पहचानी जा सके और वो जस्टिफिएबल हो। अभी मैं उर्दू जुबान में समझा रहा हूँ, फिर डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऐसी कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट को देख के बआसानी पहचानी जा सके और वो जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल का मतलब होता है इंसाफ पर मबनी हो, हकीकत के करीब तरीन हो। ऐसा ना हो कि हम फजूल में उस चीज के ऊपर खर्चा एलोकेट कर रहे हो जबकि उसके ऊपर वो खर्चा हकीकत में उतना हुआ ना हो। ऐसी कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट को देखकर बआसानी पहचानी जा सके और वो हकीकत के करीब तर हो, उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। मेरा ख्याल है डेफिनेशन लिख लें, क्या कहते हो? ऑल, आप भी साथ साथ लिख लें शुक्रिया के साथ। ऑल दोस कॉस्ट which are easily allocatable or identifiable, all those costs which are easily allocatable or identifiable in a finished product, उन्हें कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। वो तमाम कॉस्ट जिन्हें बआसानी पहचाना जा सके किसी फिनिश प्रोडक्ट में, उन्हें कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट इसके वाइस वर्सा कर लीजिए, अपोजिट कर लीजिए। ऑल दोस कॉस्ट विच आर नॉट इजी टू allocate all those costs which are not easy to allocate or identifiable in a finished product are called indirect cost। अब समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं सर आप, चलो अभी समझा देता हूं। देखो बात यह है कि बिरयानी बनाते हैं, क्या ख्याल है बना लें? बस आखिरी आखिरी का टाइम है, बिरयानी खा के चले जाओ। जब तुम यस सर, बना ले। बना ले, चलो भाई। जब तुम पकवान सेंटर के पास जाते हो तो तुम बोलते हो बिरयानी बनवानी है 10 किलो की, तो वो 10 किलो की बिरयानी पूछता है, या बस तुम जैसे ही बोलते हो 10 किलो की, वो बोलता है 5,000 की बनेगी, या कुछ पूछता है? सर पूछते हैं। क्या? सर बोलते चावल कितना किलो होगा, गोश्त कितना किलो होगा, अगर आलू डलवानी है चना डलवाना है तो वो भी पूछता है। जबरदस्त। यानी वो पूछता है, नहीं नहीं डिमांड तो बता दी ना तैमूर भाई हमने, लेकिन और डिमांड में क्या बताना चलो, यानी बीफ चलेगा या मटन या चिकन, या काशान भाई ने कहा छोले, हाँ, और हो सकता है आलू की भी हो। मतलब ये हुआ कि उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट इस बात पर डिपेंडेंट है, किस बात पर डिपेंडेंट है कि बिरयानी आलू की होगी तो 2,000 की देख दूंगा, चिकन की होगी तो 3,000 रुपए की होगी, बीफ होगी तो 4,000 रुपए की, मटन होगी तो 6,000 रुपए की। समझ तो नहीं आ रही बिरयानी? हाँ, आगे चलूं? अभी तो पकी हुई यस नहीं सर है। चले। हाँ, तो बेटे उसे पता है, मेरा बच्चा, उसे पता है कि अगर मैं बीफ बिरयानी बनाऊंगा तो वो मुझे पड़ती ही 4,000 रुपए की है। वो अपने लिहाज से सोच रहा है दिलो दिमाग में, तो वो आपको कहेगा 5,000 रुपए की दूंगा बना के। उसे पता है वो मटन बिरयानी बनाता है, वो कमबख्त उसे पड़ती ही 4,500 रुपए की है, तो वो कहता है मैं 6,000 की बना के दूंगा। इसका मतलब है उसे कॉस्ट का अंदाजा होता है, लेकिन खुदारा जरा दिमाग हाजिर करो, सोचो, क्या उसे एग्जैक्ट पता होता है कि कितने रुपए का नमक डलेगा 10 किलो की बिरयानी में, कितने रुपए का नमक?
क्या उसे एग्जैक्ट पता होता है कि कितने रुपए की गैस खर्च होगी उस 10 किलो की बिरयानी में? क्या उसे एग्जैक्ट पता होता है कि कितने रुपए किराया इस देख के बनाने पे मैं इस जगह का अदा करूंगा? क्या उसे पता होता है कि वो जो वॉचमैन बाहर खड़ा हुआ रखवाली कर रहा है जगह की, उसकी सैलरी का कितना हिस्सा इस देख की कीमत में शामिल होना चाहिए? नहीं पता होता। तो ये सारी कॉस्ट भी, ये सारी चीजें भी तो शामिल हैं। अरे इन सब के बगैर भी तो बिरयानी नहीं बन सकती, जगह नहीं होगी, गैस नहीं होगी। अच्छा, और टमाटर का खर्चा भी वो सोचता नहीं है। टमाटर उसके लिए इतनी अहमियत नहीं रखते, तेल उसके लिए इतनी अहमियत नहीं रखता, या चलो शायद तेल बड़ा महंगा है, तेल का भी अंदाजा लगा लेते हैं, चावल का अंदाजा लगाएगा। यानी कौन कौन बिरयानी में कौन कौन सी चीजें हैं जो वो इजीली ट्रेस कर लेगा, बताओ। सबसे पहले बीफ, यानी गोश्त जो भी होगा, मटन चिकन जो भी, सबसे पहले इसकी कॉस्ट ट्रेस करेगा। और आपको तो मेरा ख्याल है बॉयज को तो पता होगा, आज से 3 महीने के बाद की अगर आप जाके बुकिंग कराएं तो आपको वो कहते हैं कि हाँ जी इतने में बनाएंगे, चाहे उस दिन चाहे फिर उस दिन चिकन का रेट 500 रुपये हो या 150 रुपये, लेकिन जिससे वो चिकन खरीदते हैं वो उस दिन की उससे बुकिंग कर देते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, चिकन के बाद फिर राइस की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद और क्या लगा सकते हैं? चलो हम कहते हैं भाई उन्हें पता है कि 1.5 किलो तेल लगता है मिसाल के तौर पे, या 2 किलो तेल लगता है, क्योंकि हमारी खवातीन को भी घर में अंदाजा होता है ना कि घर में बिरयानी बनाती हैं, मिसाल के तौर पे अगर 1.5 किलो की या 2 किलो की बिरयानी बनाती हैं तो इन्हें अंदाजा होता है कि आधा किलो तेल लगेगा। तो चलो उसे भी पता है बिलफर्ज कि भाई 3 किलो तेल लगेगा, 4 किलो तेल लगेगा 10 किलो बिरयानी में, इसका भी अंदाजा लगा लिया। अब गैस का अंदाजा होता है उन्हें एग्जैक्ट कितने रुपए की लगेगी। उन्हें पता है बिजली जो ऊपर पंखा चल रहा है, जिस हवा को खा खा के वो बना रहा है बिरयानी, क्या उसको पता है कि वो जो देग जिस देग में बिरयानी पक रही है उस पर डेप्रिसिएशन कितना होगा एग्जैक्ट उस बिरयानी के पकाने से? हाँ, तो भाई खर्चा तो होगा, है ना, खर्चा तो होगा, लेकिन उन खर्चों को हम एक्यूरेट बता नहीं सकते। अब अगर कोई बोले, मिसाल के तौर पे कोई बोले सर 5 देगे बनाई, सुन ना, क्या बोला, 5 देगें बनाई और 5 देगों में एक थैली नमक डाल दिया, 50 रुपए का नमक था, हर देग में 10-10 रुपए का नमक डाला, तो मैं कहूंगा ये इंसाफ वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे एक क्लास में सर इमरान पढ़ा रहे हो 50 बच्चे, एक क्लास में सर मिस्टर ए पढ़ा रहे हो 20 बच्चे, एक क्लास में मिस्टर सी पढ़ा रहे हो 30 बच्चे, और बिजली का बिल तीनों क्लासों के ऊपर बराबर का डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो क्या ये इंसाफ है? आपने मालूम तो कर लिया 3 क्लासों का खर्चा कितना है, बिजली का बिल 3 क्लासों का, पूरे कोचिंग का 3 क्लासें हैं, 3 क्लासों का बिल आया, आपने कहा 3,000 रुपये बिल आया, तीनों क्लासों पे 1-1 हज़ार रुपये ठोक दिए। हाँ, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट मेरी क्लास का बिजली का बिल कितने का आया है? नहीं बता सकते, और ना आप ये हरकत करेंगे। अब अगर कोई बोले, आप में से कोई मासूम हो सकता है दिल में सोच रहा हो, बोले सर इमरान आपकी क्लास के बाहर ना हम सब मीटर लगा देंगे। अबे खुदा का खौफ करो, कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग आसानियां फराहम करती है, मुश्किलात नहीं। वरना कल को होगा क्या, कोई भी शख्स अकाउंटिंग करवाना पसंद नहीं करेगा, वो बोलेगा, जब वो किसी अकाउंटेंट को रखेगा तो अकाउंटेंट पहले दिन ही आते ही बोलेगा, ओ भाई मुझे इस कमरे का हिसाब किताब करना है, कितने की बिजली खर्च होती है, यहाँ जल्दी से शाबाश एक वो लगाओ सब मीटर। अबे खर्चा और बढ़ा रहा है वो तो बिजनेस का। इसका मतलब है अकाउंटिंग ने कहा खर्चों को बायफरकेट कर दो, बांट दो, 2 तरह के खर्चे कह दो, एक वो जिन्हें बआसानी पहचाना जा सके, और एक वो जिन्हें पहचानना हो मुश्किल। मैंने इम्पॉसिबल लिखा, क्या लिखा है, विच आर ऑल दोस कॉस्ट विच आर, अबे कहाँ चलेगा, सो जाते हो, लिखा नहीं है लेकिन क्या लिखा है, ऑल दोस कॉस्ट विच आर नॉट इजी। मैंने विच आर इम्पॉसिबल नहीं लिखा, मैंने लिखा विच आर नॉट इजी टू एलोकेट, वो तमाम कॉस्ट जिन्हें एलोकेट करना आसान नहीं है। तो अकाउंटिंग क्योंकि आसानियां फराहम करती है, अगर हम बैठ के ये अंदाजा लगाने लग जाएं कि वॉचमैन को 3,000 रुपये सैलरी दी, हर देख के ऊपर कितने रुपए उसकी कीमत जाएगी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अकाउंटिंग।
जैसे हमारे अभी थोड़ी देर पहले काशान भाई फरमा रहे थे कि हमारे घर जो रीडिंग करने आता है उसका बिजली का बिल भी आपके बिजली के बिल में शामिल कर दिया, तो ऐसे नहीं होता। मैंने यही अर्ज किया उनसे, मैंने कहा उसकी तनख्वाह हम पूरे कराची के बिल वालों के बिलों में शामिल है, जब तो उनका एक यूनिट का रेट 5 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए है, तो उस रेट के अंदर शामिल है। इसी तरह जब आप कोचिंग सेंटर आते हैं, आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपकी फीस के अंदर हम अपने उस फीस के अंदर अपनी कोचिंग का किराया भी शामिल रख रहे होते हैं, हम उसके अंदर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रख रहे होते हैं, टीचर की सैलरी भी रख रहे होते हैं, और मालिक को पता होता है ये सब खर्चे निकालने के बाद भी मेरे पास कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। नहायत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों को कि आपने इतने सब्र तहम्मुल से लेक्चर सुना। दिल में आप पता नहीं क्या बोल रहे होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल आज मैंने आपको ये समझा दिया कि दो तरह की कॉस्ट हैं, ये भी कॉस्ट हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और अब मैंने एक और क्लासिफिकेशन आपको बताई जिसमें हमने कहा कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, ओके मेरा बच्चा। तो अब कल की क्लास में मैं क्या एक्टिविटी करने वाला हूँ, कल की क्लास में मैं एक्टिविटी ये करने वाला हूँ, ये लिख के खत्म कर रहा हूँ क्लास। समझ तो गए होंगे आप, चैंपियन लोग हैं वैसे भी। मैंने दो क्लासिफिकेशन को एक साथ मर्ज करके एक नई चीज बना ली। तो भाई लोग जाना फिर शुरू हो गए, तो इसका मतलब है कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह कि मटेरियल की कॉस्ट दो तरह की हो सकती है, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सही है, तो कल इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। वैसे मटेरियल काफी हद तक आपको समझ आ गया है, चावल और गोश्त और तेल को डायरेक्ट मटेरियल कह दिया, टमाटर, हरे मसाले, हरा धनिया, पुदीना और अपना मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात को कह दिया इनडायरेक्ट मटेरियल। तो बिरयानी इंशाल्लाह आप कल ही तैयार करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह के हुक्म से कल हमारी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी।